Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding ECG, very important and very requested topic. Actually important है भी. So हम ECG को ना दो पार्ट में पढ़ेंगे. इन टूडेज पार्ट पार्ट वन में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे. पार्ट वन में हम नॉर्मल ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे. ईसीजी में कितने वेव्स पी क्यू आर एस टी कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए. ठीक है. सेकंड थिंग हम चेस्ट लीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लीड्स 12 लीड ईसीजी कैसे लेते हैं और जो लीड्स का पोजीशन कहाँ कहाँ पे होता है एंड कौन सा लीड का पोजीशन कौन से पार्ट ऑफ हार्ट, कौन से सरफेस ऑफ हार्ट को डोनेट करता है. एंड थर्ड की हाउ टू कैलकुलेट द रेट, हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इन द नॉर्मल रिदम. अगर जो हार्ट रेट है अगर रिदम हो, नॉर्मल रिदम हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और इरेगुलर रिदम हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो ये चार पॉइंट हम आज पढ़ने वाले हैं. एंड इन द सेकंड पार्ट में हम बेसिकली एबनॉर्मल रिदम के बारे में पढ़ेंगे. कि अगर पी वेव एबनॉर्मल की कौन कौन से कंडीशन में होता है, पी आर प्रोलोंगेशन होता है तो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक वो पढ़ेंगे, उसमें ईसीजी का पैटर्न कैसा होता है. एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन, ये सारे जितने भी एबनॉर्मल ईसीजी रिदम्स होते हैं ना वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो इन टुडेज क्लास ईसीजी की बात करें कि व्हाट इज ईसीजी. सो ईसीजी बेसिकली क्या होता है. इट इज अ टेस्ट दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. ओके. सो ईसीजी बेसिकली क्या है. इट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ऑन ग्राफ ऑफ पेपर. सी दिस इज द ग्राफ ऑफ पेपर. इसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड करते हैं. कैसे रिकॉर्ड करते हैं आगे हम पढ़ने वाले. ठीक है ना. सो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको छोटे छोटे से स्मॉल बॉक्स दिख रहे होंगे एंड एक बड़े से बॉक्स दिख रहे होंगे. बेसिकली हमारा ईसीजी होता है ना, ईसीजी का जो ग्राफ पेपर होता है ना उसमें एक लार्ज बॉक्स होता है और उस लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं. ठीक है ना. 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं. ठीक है. सो 1 2 3 4 5 इसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं. सो इसमें जो 1 स्मॉल बॉक्स होता है ना, 1 स्मॉल बॉक्स का जो साइज होता है ना डेट इज 1 मिलीमीटर होता है. 1 मिलीमीटर का एक स्मॉल बॉक्स होता है. एंड 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें इन मिली सेकेंड तो 40 मिली सेकेंड का होता है. मतलब ये इंपॉर्टेंट होने वाला है. आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्यों बता रही हूँ साइज एंड ड्यूरेशन, बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे पी वेव कितना होना चाहिए, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितना होना चाहिए. सो दिस विल बी गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेरी इंपॉर्टेंट है. 1 स्मॉल बॉक्स का जो साइज है 1 mm होना चाहिए एंड ड्यूरेशन वाइज 40 मिली सेकेंड होना चाहिए. सेम वाइज एक लार्ज बॉक्स में कितने होते हैं, 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं. तो एक लार्ज बॉक्स में कितना साइज होना चाहिए, 5 mm का साइज होना चाहिए. एंड अगर ड्यूरेशन वाइज बोले तो 40 × 5 मतलब 200 मिली सेकेंड का एक लार्ज बॉक्स होता है. ठीक है. इतनी बात आपको समझ में आ गई. देन जब आपने 12 लीड ईसीजी अगर आपने कभी करते हुए देखा होगा तो हम स्पीड ऑफ पेपर भी एडजस्ट करते हैं, है ना. स्पीड ऑफ पेपर ना 25 मिलीमीटर पर सेकेंड के रेट पे हम एडजस्ट करते हैं. बट इन अदर केस लेट सपोज अगर पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, टेकिकार्डिया आ रहा हो, सो इन दैट केस जो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड की जगह हम 50 मिलीमीटर पर सेकेंड हम जो स्पीड ऑफ पेपर है वो एडजस्ट करते हैं. सो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं या फिर 50 मिलीमीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं इन केस ऑफ टेकिकार्डिया. ठीक है. इतनी बात तो समझ में आ गई. देन कमिंग टू द लीड्स कि बेसिकली ये हम ईसीजी करते कैसे हैं, ईसीजी करने का क्या वे है, हाउ टू डू ईसीजी. सो ईसीजी करने का ना फर्स्ट हमारा ईसीजी जब हम पढ़ेंगे 12 लीड ईसीजी उसमें हम बहुत सारे होते हैं, बाइपोलर, यूनिपोलर, चेस्ट लीड. तो सबसे पहले हम बाइपोलर लिम्ब लीड के बारे में पढ़ते हैं. बाइपोलर लिम्ब लीड. सो एज द नेम सजेस्ट बाइपोलर मतलब दो पोलर होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, है ना. सो बाइपोलर लिम्ब लीड होगा, लिम्ब लीड्स होंगे. ठीक है ना. सो बाइपोलर लिम्ब लीड क्या है ना, इट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बिटवीन 2 लिम्ब्स, है ना. बिटवीन 2 लिम्ब्स होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, है ना. एक जो इलेक्ट्रोड्स होगा वो पॉजिटिव होगा, आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगी आपको. एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे. दैट्स द नेम इज बाइपोलर, इसलिए इसका नाम बाइपोलर पड़ा. ठीक है ना. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बाइपोलर, बिकॉज एक 2 लिम्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. ठीक है ना. सो जो हम 12 लीड ईसीजी करते हैं ना उसमें जो लीड 1, लीड 2 और लीड 3 आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे होते हैं. लीड 1, लीड 2, लीड 3, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, देन V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये आपने आई थिंक देखा होगा. सो उसमें जो लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3 जो होता है ना दैट इज बाइपोलर लिम्ब लीड होता है. ठीक है ना. सो जो लिम्ब लीड 1 होता है ना वो बिटवीन द राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में होता है. दैट इज द लिम्ब लीड 1, है ना. लिम्ब लीड 1 बिटवीन द राइट आर्म एंड द लेफ्ट आर्म. राइट आर्म वाला इलेक्ट्रोड्स कौन सा होता है, नेगेटिव होता है. एंड जो हमारा लेफ्ट आर्म वाला जो इलेक्ट्रोड्स होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. ठीक है. लिम्ब लीड 1. देन हमारा लिम्ब लीड 2 आता है. लिम्ब लीड 2 है ना बिटवीन द राइट आर्म
एंड लेफ्ट लेग के बीच में होता है। एंड राइट आर्म अगेन नेगेटिव होगा और लेफ्ट लेग क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होगा। एंड एक हमारा होता है लिम्ब लीड 3। लिम्ब लीड 3 जो है बिटवीन लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में होता है। लेफ्ट आर्म अगेन क्या होता है, नेगेटिव होता है और लेफ्ट लेग क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। सो राइट आर्म लेफ्ट आर्म के बीच में लीड 1, राइट आर्म लेफ्ट लेग के बीच में लीड 2 एंड लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग के बीच में लीड 3। सो दिस इज बाइपोलर लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2 एंड लिम्ब लीड 3, ठीक है ना। सो ये हमारा बाइपोलर होते हैं, मतलब कि इसमें दो पोलर होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम इन्थोवन ट्राइंगल भी बोलते हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया ना। दिस लिम्ब लीड 1, 2 एंड 3 क्या फॉर्म कर रहा है, ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इन्थोवन ट्राइंगल, ठीक है ना। ये हमारा एक लीड हो गया। दूसरा हमारा होता है यूनिपोलर लीड। सो यूनिपोलर मतलब कि एज द नेम सजेस्ट एक ही पोलर होगा, एक ही इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक ही पोलर होगा उसमें, है ना, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। सो लीड कंपोज ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसको कि हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट भी होना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होगा, या फिर न्यूट्रल बोल सकते हैं, वो होता है जिसको कंपोजिट नेगेटिव इलेक्ट्रोड या फिर रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। बट बेसिकली इसमें एक ही लीड होता है, एक ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होता है, बस उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है ना। सो अगेन जो यूनिपोलर लीड है ना, एक तो हमारा लिम्ब लीड होता है, यूनिपोलर लिम्ब लीड होते हैं, और एक हमारा यूनिपोलर चेस्ट लीड होता है, या फिर प्रिकॉर्डियल लीड भी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। सो बाइपोलर लिम्ब लीड वेरी सिंपल, लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2 एंड लिम्ब लीड 3, ठीक है। देन अगेन सेकेंड इज अ यूनिपोलर लीड। यूनिपोलर में यूनिपोलर लिम्ब लीड होगा और यूनिपोलर चेस्ट लीड होंगे। सो यूनिपोलर लिम्ब लीड में आपने देखा होगा, यूनिपोलर लिम्ब लीड को ऑगमेंटेड लिम्ब लीड भी बोलते हैं। ऑगमेंटेड लिम्ब लीड क्यों बोलते हैं, जिसमें AVR, AVL और AVF होता है, ठीक है ना। सो इट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट फ्रॉम वन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स कंपेयर टू अ सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक उसका रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है ना। सो एक होता है हमारा लीड AVR। देखो ये हमारा लीड AVR है, दिस इज द लीड AVR, AVL और AVF, ठीक है ना। सो इसमें क्या है ना, ये लीड AVR मतलब कि ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। सो लीड ऑगमेंटेड वेक्टर राइट में क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा राइट आर्म पे, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड फ्रॉम अदर टू से रेफरेंस इलेक्ट्रोड आएगा, या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स आएंगे, ठीक है ना। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा फ्रॉम द राइट आर्म। सो राइट आर्म में हमारा क्या है, राइट आर्म में हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, राइट आर्म में हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है, दैट इज द AVR हो गया ये, है ना। ऐसे ही AVL मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स कहाँ पे होंगे, लेफ्ट आर्म में होगा। और AVF मतलब कि ऑगमेंटेड वेक्टर फुट, मतलब कि जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होगा वो कहाँ पे होगा, लेफ्ट लेग में होगा, फुट में होगा, ठीक है ना। सो AVR ऑगमेंटेड वेक्टर राइट मतलब कि राइट हैंड में पॉजिटिव, AVL मतलब L मतलब लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव, एंड AVF मतलब फुट में, मतलब कि लेफ्ट फुट में पॉजिटिव। सो AVR, AVL एंड AVF ये हमारा यूनिपोलर लिम्ब लीड होते हैं। बाइपोलर लिम्ब लीड पूरा हो गया हमारा, और यूनिपोलर लिम्ब लीड हो गया। सो जो हमारा 12 लीड ECG होता है, उसमें जो आपने देखा होगा AVR, AVL और AVF, सो दिस इज द यूनिपोलर लिम्ब लीड हो गया, ठीक है। देन आपने 12 लीड ECG में आपने ये भी देखा होगा V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। सो वो बेसिकली हमारा कौन होता है, वो हमारा होता है यूनिपोलर चेस्ट लीड होते हैं, जिसको हम प्रिकॉर्डियल लीड भी बोलते हैं और V लीड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इसमें 6 लीड्स होते हैं, एंड अगेन ये हमारे यूनिपोलर होते हैं। सो 6 लीड होते हैं, दिस इज द, यहाँ पे लगा आपने देखा होगा, जो हमारे V1, V2 जो होते हैं बेसिकली हम इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं, ठीक है ना। सो V1 है ना, V1 हमने बोला ना, इसको V लीड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम V1, V2, V3 से हम डोनेट करते हैं, ठीक है ना। सो V1 लीड्स जो है ना, वो कहाँ पे लगाते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन राइट साइड ऑफ द स्टर्नम बॉर्डर। दिस इज द स्टर्नम, राइट, दिस इज द स्टर्नम है हमारा। सो उसके राइट साइड के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम V1 लगाते हैं। सी दिस इज द 1, 2, 3, 4th इंटरकोस्टल स्पेस में हमने V1 लगाया, एंड V2 कहाँ लगाएंगे, जस्ट
लाइक जस्ट अपोजिट टू लेफ्ट साइड, राइट बॉर्डर के हमने साइड में हमने V1 लगाया एंड लेफ्ट साइड के बॉर्डर में हम क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे, ठीक है ना। सो V1 हो गया, V2 हो गया। देन कमिंग टू V3, सो V3 कहाँ लगाएंगे, V2 और V4 के बीच में लगाएंगे। देन द क्वेश्चन इज V4 कहाँ लगाएंगे, सो V4 जो हम लगाएंगे ना, दैट इज हम V4 जो है ना, V4 जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगाएंगे। ये दिख रहा है आपको, ये क्लेविकल हमारा है। सो क्लेविकल का मिड पे आएंगे तो मिड क्लेविकुलर एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम क्या लगाएंगे, V4 एंड V3 हमने V2 और V4 के बीच में लगा दिया। देन V5 जो है ना वो हमारा एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में लगाएंगे, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएंगे। एंड V6 जो है ना वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन में लगाएंगे, ठीक है, लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन में लगाएंगे। सो बहुत सिंपल है, देखो V1 हमारा राइट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट स्टर्नम के बगल में बॉर्डर पे, V2 लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम बॉर्डर सेम द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। सो V1 हो गया, V2 हो गया। देन V4 कहाँ लगाएंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन पे आएंगे एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगा देंगे V4 एंड V2 एंड V4 के बीच में V3 लगा देंगे, ठीक है। देन V5 हमारा एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे लगाएंगे इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एंड V6 जो है ना वो मिड एक्सिलरी लाइन पे लगाएंगे इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। सो दिस पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है कि V1 कहाँ लगाएंगे, V3 कहाँ लगाएंगे, इस तरीके से MCQ आता है, ठीक है ना। सो ये पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो जो हमने पढ़ा बाईपोलर लिम्ब, जो हमने बाईपोलर लिम्ब पढ़ा था, दैट इज लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3 एंड हमने जो AVR, AVL एंड AVF जो हमने यूनिपोलर लिम्ब पढ़ा, ये दोनों जो है ना ये फ्रंटल व्यू ऑफ हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देंगे, फ्रंटल व्यू, ठीक है। बट ये जो हमारे यूनिपोलर चेस्ट लीड है ना, यूनिपोलर चेस्ट लीड जो हमारा ना हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स सरफेस का जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल पूरे सरफेस का हार्ट रेट हार्ट की एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताते हैं बाई 12 लीड ECG, है ना। सो 12 लीड ECG, तो कुछ भी एबनॉर्मल होता है, लाइक लेट्स सपोज पेशेंट का अरेस्ट आया या पेशेंट का डेथ हो जाता है, तो हम 12 लीड ECG करते हैं, सो डेट हमें लाइक फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट से हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है ना। So it record the electrical activity of heart in transverse horizontal plane, limb lead in frontal plane, ठीक है ना। So limb lead जो है यूनिपोलर एंड बाइपोलर limb lead जो है वो फ्रंटल प्लेन में बताएगा, और चेस्ट लीड जो है हमारा यूनिपोलर चेस्ट लीड जो है वो हमारा ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बताता है। सो टुगेदर इट गिव्स 12 लीड ECG व्यू ऑफ हार्ट फ्रॉम ऑल एंगल्स, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो 12 लीड ECG अब आपको समझ में आ गई होगी कि उसमें ये लिम्ब लीड 1, लीड 2, लीड 3 क्या होता है, AVR, AVL, AVF V यूनिपोलर होते हैं एंड V1, V2, V3, V4, V5, V6 होते हैं, वो कहाँ पे प्लेस करते हैं। सो ये हमें समझ में आ गया। देन द क्वेश्चन इज सेकंड हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन लीड्स एंड एनाटॉमिकल एरियाज ऑफ द हार्ट। जैसे कि हमने बोला कि लीड 1, बट लीड 1 कौन से पार्ट ऑफ हार्ट को डोनेट करता है। एंड ऑल्सो जब मैंने आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इन्फीरियर वॉल MI होगा तो हमने ये वाला लीड देखना है, इसमें हमें लाइक ST एलिवेशन देखना है ना। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी MCQ डायरेक्टली आ जाता है कि इन्फीरियर वॉल MI हुआ है तो आप कौन से लीड में आपको चेंजेस दिखेगा, इस तरीके से कुछ भी आ जाता है, ठीक है। सो उसके लिए मैं एक निमोनिक लेके आई हूँ क्योंकि याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अभी आपको याद भी वैसे हो जाएगा बट निमोनिक से और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सो आपको रिलेशनशिप ऐसे याद करना है, सबसे पहले आपको एक निमोनिक याद करना है, डेट इज I see all layers, है ना। मतलब कि हमें बेसिकली जितने भी हम लीड्स पढ़ रहे हैं 12 लीड्स से हम बेसिकली इसी से हम पूरा का पूरा लेयर्स देख रहे हैं ना। सो ऐसे याद करना है कि I see all layers। सो आई का मतलब क्या होता है, इंफीरियर वॉल, मतलब कि बॉटम ऑफ द हार्ट। सी दिस इज द बॉटम ऑफ द हार्ट, इंफीरियर वॉल या फिर बॉटम ऑफ द हार्ट। सो बॉटम ऑफ द हार्ट जो है दैट इज द इंफीरियर वॉल। सो इंफीरियर वॉल में कौन कौन सा लीड्स हमें इंफीरियर वॉल के बारे में पता चलेगा। सो लीड 2, लीड 3 एंड AVF। सी हमारा ये लीड 2 यहाँ पे होगा, लीड 2, लीड 3 एंड AVF, है ना। सो ये हमारा इंफीरियर वॉल बताएगा, है ना, इंफीरियर वॉल। सो इंफीरियर वॉल और इंफीरियर वॉल कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। सो अगर इन केस अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, इन्फेक्शन होगा, सो अगर इंफीरियर वॉल MI होगा तो आप कौन सी ECG में आप चेंजेस देखोगे, लीड 2 में, लीड 3 में एंड AVF वाले लीड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद हो
गया, लीड 3 और AVF, inferior wall MI, सप्लाई बाय राइट कोरोनरी आर्टरी। सो राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज विल लीड्स टू inferior wall MI। तो कौन कौन सी लीड में चेंजेस होगा, लीड 2, लीड 3 एंड AVF, ठीक है। सी मतलब है सेप्टल वॉल, SEC मतलब सेप्टल वॉल। सेप्टल वॉल मतलब कि एकदम सेंटर में, जो सेंटर में हमारा जो वॉल है सेप्टल वॉल। सो सेप्टल वॉल हमारा बेसिकली हमारा V1 और V2 यहाँ पे था। सो V1 और V2 में हमारा कौन सा बताएगा, हमारा लीड V1 और V2 हमारा सेप्टल वॉल बताएगा। एंड जो सेप्टल वॉल है ना, वो किससे सप्लाई होता है, हमारा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ना। जो हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में दो ब्रांचेस था, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बेसिकली हमारा सेप्टल वॉल को सप्लाई करता है। सो अगर सेप्टल वॉल MI होगा मतलब कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज है, ठीक है ना। सो सेप्टल वॉल। देन ए ऑल मतलब कि एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल मतलब कि फ्रंटल वॉल है ना, फ्रंटल वॉल। एंटीरियर वॉल मतलब कि जो पूरा फ्रंटल हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट ऐसे है ना। सो फ्रंटल वॉल जो हमारा आएगा, फ्रंटल वॉल हमारा कौन कौन बताएगा, हमारा V3 और V4 और V4 हमारा फ्रंटल वॉल बताएगा, है ना। लीड V3 एंड V4 हमारा एंटीरियर वॉल, सॉरी फ्रंटल वॉल और एंटीरियर वॉल बताएगा, ठीक है ना। सो एंड इट इज ऑल्सो सप्लाई बाय द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, है ना। पूरा का पूरा लाइक सेप्टम हो गया, ये पूरा एंटीरियर पूरा हमारा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से सप्लाई होता है। सो अगर लेफ्ट हमारा एंटीरियर वॉल MI होगा या फिर हमारा फ्रंटल वॉल है ना में MI होगा, तो हमारा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में मतलब कि ब्लॉकेज है। सो वो भी पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा लेयर्स मतलब कि लेटरल वॉल मतलब कि साइड ऑफ द हार्ट मतलब कि साइड ऑफ द हार्ट की बात करें तो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज द साइड ऑफ द, मतलब साइड में होगा ना। ऐसे आपको तो सामने सामने दिख रहा होगा, बट हम 3D में अगर देखें तो ये साइड में होगा, ठीक है ना। सो साइड में जब ये होगा तो यहाँ पे तो एक हमारा लीड 1 आ रहा था और एक हमारा AVL आ रहा था, है ना। AVR तो यहाँ पे था, AVL आ रहा था और हमारा V5 और V6 आ रहा था, यही आ रहा था ना, लीड 1, AVL और V5 और V6। सो ये पूरा पार्ट कौन सा है, दैट इज लेटरल वॉल, है ना। लीड 1, AVL, V5, V6 एंड इट इज ऑल्सो सप्लाई बाय द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के दो ब्रांच थे, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बेसिकली हमारा लेटरल वॉल को सप्लाई कर रहा है। सो अगर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको इस वाले लीड में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा अगर MI होगा तो, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, यू शुड रिमेंबर। अगर आपको एक बार में याद नहीं होगा सो आपने जो मिस्टेक वाली छोटी नोटबुक जो बनाई है उसमें ये लिख लो एंड डेली रिवाइज करो, बहुत इजीली याद हो जाएगा। लाइक यू हैव टू जस्ट इमेजिन कि हमारा हार्ट इस तरीके से है, तो लाइक लीड 1, लीड 2, लीड 3, है ना, AVR, AVL, AVF, V1, V2, 3, V4, V5, V6 ऐसे तरीके से याद करोगे ना, बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द लीड्स एंड द एनाटॉमिकल एरियाज ऑफ द हार्ट हो गया। इसलिए हमारा 12 लीड ECG इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे ऑल एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट से हमें, हार्ट के ऑल एस्पेक्ट ऑफ सरफेस से हमें पूरा का पूरा व्यू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है। सो अगर कहीं कहीं पे ब्लॉकेज हो, कहीं पे कुछ चेंजेस हो, तो उस वाले पार्ट में हमें दिख जाएगा, उस वाले लीड में हमें दिख जाएगा, राइट। सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ECG वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कौन सा पार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब रिलैक्स होगा, सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो वो कैसे बताते हैं, सो वो हम करते हैं। सो ECG वेव्स के बारे में बेसिकली हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हमारा होता है P वेव। सी दिस इज द P वेव। पी वेव मतलब कि क्या है, कि आपने पढ़ा होगा कि हमारा कंडक्शन सिस्टम में ऐसे नोड होते हैं जो कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है, जो 60 to 100 बीट पर मिनट के हिसाब से हमारा जो हार्ट रेट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। सो जो हमारा ऐसे नोड से हमारा कहाँ आएगा, AV नोड आएगा। AV नोड से हमारा बंडल ऑफ हिस और हमारा पुरकिंजी फाइबर्स पाएगा एंड देन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही ऐसे नोड हमारा, ये हार्ट है, लेट सपोज ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लेट सपोज एट्रियम है, राइट एट्रियम है, यहाँ पे हमारा एसए नोड है। सो एसए नोड से जैसे ही इंपल्स जनरेट होगा तो क्या होगा, ये हमारा जो एट्रियम है ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही एट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एट्रियल हमारा डिपोलराइज होगा, तो क्या दिखेगा आपको, पी वेव दिखेगा। कौन सा वेव दिखेगा, पी वेव दिखेगा, ठीक है ना। सो पी वेव क्या बताते हैं, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इस तरीके का एमसीक्यू भी आता है कि पी वेव रिप्रेजेंट व्हाट, एट्रियल डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। कितना सिंपल है, पी वेव डोनेट द एट्रियल डिपोलराइजेशन। पी वेव अराइज व्हेन इंपल्स फ्रॉम एसए नोड कॉज एट्रियल डिपोलराइजेशन। एसए नोड से इंपल्स जनरेट होगा और एट्रियल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। सो क्या आएगा, पी वेव आएगा, ठीक है, सिंपल पी वेव आएगा। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पी वेव
कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर पी वेव लॉन्ग हो गया तो प्रॉब्लम है, शॉर्ट हो गया तो प्रॉब्लम है, उसकी हाइट बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो गई, अगर वो बाइफरकेट हो गई तो प्रॉब्लम हो गई। सो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, नॉर्मल एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, है ना। जब ये नॉर्मल से एबनॉर्मल होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ नॉर्मल तो इतना है, इससे ज्यादा हो गया मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अगर हम ड्यूरेशन वाइज बोले तो पी वेव का जो ड्यूरेशन है ना दैट इज लेस देन 120 मिली सेकेंड होना चाहिए, लेस देन 120 मिली सेकेंड होना चाहिए। एंड मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक जो स्मॉल बॉक्स है, एक जो स्मॉल बॉक्स है वो कितने सेकंड का होता है, 40 मिली सेकंड का होता है। सो पी वेव शुड बी फिट विद इन लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स। आई बात समझ में मैं क्या बोल रही हूँ। पी वेव का जो ड्यूरेशन है इट शुड बी लेस देन 120 मिली सेकेंड, इट मीन्स इट शुड बी फिट विद इन लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स। जो हमारा 3 स्मॉल बॉक्स है उसके अंदर पूरा पी वेव फिट हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होता है, पी पल्मोनल, पी माइट्रल आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो ये होना चाहिए ड्यूरेशन लेस देन 120 मिली सेकेंड, इट शुड बी फिट विद इन लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स। सो ये तो ड्यूरेशन वाइज हो गया। अगर हम वर्टिकल हाइट वाइज बोले सो वर्टिकल हाइट जो है ना वो लेस देन 2.5 mm का होना चाहिए। सो एक स्मॉल बॉक्स हमारा 1 mm का होता है। सो ये हमारा समझो 2.5 स्मॉल बॉक्स के बीच में ये फिट हो जाना चाहिए वर्टिकल हाइट, ठीक है ना। सो ड्यूरेशन वाइज लेस देन 120 मिली सेकेंड मतलब कि लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर, और वर्टिकल हाइट बोले तो लेस देन 2.5 mm के बीच में ये फिट हो जाना चाहिए। पी वेव, पी वेव क्या बताता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ओके समझ में आ गया। देन एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद आप देख रहे हो आपको बड़ा सा एक वेव दिख रहा है दैट इज द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या बताता है, जो कि बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर लार्ज होते हैं ना, सो ऐसे नोड से हमारा जो कंडक्शन सिस्टम है, ऐसे नोड से जो हमारा इंपल्स है वो एबी नोड के पास आएगा। थोड़ा यहाँ पे 0.1 सेकंड का डिले होता है सो दैट प्रॉपर जो वेंट्रिकुलर को टाइम मिले एट्रियल से सारा का सारा ब्लड उसके अंदर आ जाए। देन एबी नोड से हमारा बंडल ऑफ हीस और हमारा पुरकिंजी फाइबर्स पे जाएगा, एंड फिर क्या होगा, ये सब कुछ बहुत फास्ट होता है ना। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकुलर क्या होगा, डिपोलराइज होगा। सो हमारा ये लार्ज सा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा। जब हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइज होगा ना तो आपको लार्ज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखेंगे। देन आपके मन में आ रहा होगा कि एट्रियल तो डिपोलराइज हुआ बट यहाँ पे तो एट्रियल का डिपोलराइजेशन दिख ही नहीं रहा, मतलब कि क्या अभी भी एट्रियल डिपोलराइज स्टेट में ही है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में ही है, तो नो। एट्रियल मतलब यहाँ पे एट्रियल भी क्या हो रहा है, डिपोलराइज हो गया, एट्रियल रिलैक्स हो गया एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बट मतलब कि कंपैरिजन टू वेंट्रिकल्स वो उसका जो एम्पलीट्यूड है बहुत कम है, सो वो इसी में ही मर्ज हो जाता है। सो आपको उसका अलग से वेव नहीं दिखेगा, एट्रियल रिपोलराइजेशन का आपको अलग से वेव नहीं दिखता है, ठीक है ना। सो आपको वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का वेव दिखता है, ठीक है ना। सो QRS complex, that is a ventricular depolarization spread of impulse from AV node and then bundle of branch to Purkinje fiber and it leads to ventricular depolarization। ठीक है, आई बस में। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने सुना होगा लाइक हम जब नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको बताऊंगी नैरो QRS कॉम्प्लेक्स, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, है ना, लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन में QRS कॉम्प्लेक्स, नैरो, ब्रॉड, ये सब कुछ होता है। सो इसलिए हमें इसका ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। सो अगर हम QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन बोले तो इसका जो ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 80 to 100 मिली सेकेंड। देखो मैं जितनी भी चीजें बता रही हूँ ना मिली सेकेंड में बता रही हूँ, सेकेंड में नहीं बता रही हूँ। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपने अगर बुक में पढ़ा होगा वो सेकेंड में होगा तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। सो 80 to 100 मिली सेकेंड के बीच में होना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जो ये इसका जो ड्यूरेशन है ना वो कितना होना चाहिए, 80 to 100 मिली सेकेंड। बोले तो एक हमारा एक स्मॉल बॉक्स 40 मिली सेकेंड का होता है। सो आप समझो 2 to 2.5 स्मॉल स्क्वायर में ये फिट हो जाना चाहिए हमारा QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सो इसमें जो हमारा क्यू वेव है ना दैट क्यू वेव नेगेटिव होता है जो कि सेप्टल एक्टिवेशन होता है। सो क्यू वेव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब QRS कॉम्प्लेक्स में दो चीज हम पढ़ेंगे, एक क्यू वेव हो गया, एक हमारा क्यू वेव हो गया और एक हमारा PR हो गया, है ना, PR इंटरवल हो गया। सो क्यू वेव सेप्टल एक्टिवेशन बताता है एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 40 मिली सेकेंड का होना चाहिए। मतलब कि जो ये क्यू वेव है ना दिस क्यू वेव शुड फिक्स विद इन 1 स्मॉल बॉक्स में ये फिट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने आपको MI पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि MI में जो भी चेंजेस होता है, लेट्स सपोज ST एलिवेशन, ST डिप्रेशन, व्हाटएवर द चेंजेस, उसमें एक चेंज होता है दैट इज द डीप क्यू वेव और पैथोलॉजिकल क्यू वेव जो कि परमानेंटली होता है। जो हमारा ST एलिवेशन है वो आफ्टर अ टाइम वो रिजॉल्व हो जाएगा, बट जो डीप क्यू
क्यू वेव है ना वो परमानेंट, मतलब एक बार किसी को अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है सो फॉर होल लाइफ अगर आप उसका ईसीजी कभी भी करोगे तो आपको उसमें पैथोलॉजिकल क्यू वेव या फिर डीप क्यू वेव दिखेगा। इसका मतलब कि उसको कभी तो एमआई हुआ है, मतलब वो परसिस्टेंट रहेगा फॉर होल लाइफ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्यू वेव है इट शुड बी फिट विद इन वन स्मॉल बॉक्स में, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 40 मिली सेकेंड होता है, ठीक है ना। डीप क्यू वेव कहाँ दिखता है, एमआई में दिखता है, एंड इट परसिस्ट फॉर होल लाइफ, ठीक है ना। सो अगर हम ड्यूरेशन वाइज बोले या फिर हम हाइट वाइज बोले, दोनों में ये एक स्मॉल बॉक्स में फिट हो जाना चाहिए क्यू वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से तो एमसीक्यू आ भी रखा है कि डीप क्यू वेव और पैथोलॉजिकल क्यू वेव कहाँ होता है, एमआई में होता है, एंड इट परसिस्ट फॉर होल लाइफ। सो इस तरीके का एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्यू वेव हो गया, एंड एक हमारा होता है पी आर इंटरवल। सो पी आर इंटरवल फ्रॉम द पी वेव से, पी के स्टार्टिंग वेव से हमारा क्यू के वेव तक होता है, दैट इज द पी आर इंटरवल। दिस पी आर इंटरवल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइक जो हम पढ़ेंगे ना फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसमें ये पी आर इंटरवल का बहुत बड़ा वाला बहुत बड़ा वाला क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होने वाला है, काइंड ऑफ किंग की तरह रोल करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पी आर इंटरवल, ठीक है। सो पी आर इंटरवल जो है, पी आर इंटरवल बेसिकली क्या बताता है, एवी नोड कंडक्शन है ना, एवी नोड कंडक्शन बताता है। एंड इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो ड्यूरेशन है 120 टू 200 मिली सेकेंड के बीच में होना चाहिए, 120 टू 200 मिली सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने उसमें पढ़ा होगा पी आर प्रोलोंगेशन, मतलब कि अगर 200 मिली सेकेंड से ज्यादा होगा तो पी आर प्रोलोंगेशन होगा, कब होगा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में, वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो इसका जो ड्यूरेशन है 120 टू 200 मिली सेकेंड होना चाहिए। एंड अगर हम स्मॉल बॉक्स के अकॉर्डिंग बोले तो 3 to 5 स्मॉल बॉक्स में, क्योंकि एक बॉक्स कितने का होता है, 40 का होता है, तो 43 सा, सो 3 to 5 स्मॉल बॉक्स में फिट होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ इन केस अगर हार्ट रेट किसी का इंक्रीज हो जाता है, लाइक इन केस ऑफ टैकीकार्डिया, सो पी आर इंटरवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पी आर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। सो अगर किसी का हार्ट रेट ज्यादा होगा सो पी आर इंटरवल कम होगा, अगर किसी का हार्ट रेट कम होगा तो पी आर इंटरवल क्या होगा, ज्यादा होगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो हमने पी वेव पढ़ लिया, हमने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में हमारा एक क्यू वेव का सेप्टल एक्टिवेशन और एक हमारा पी आर इंटरवल जो कि एवी नोड कंडक्शन बताता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टी वेव। देखो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले एट्रियल डिपोलराइज होगी, उसके बाद हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइज होगा, एंड वेंट्रिकुलर के डिपोलराइजेशन के टाइम में हमारा एट्रियल भी डिपोलराइज हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। देन हमारा क्या होना चाहिए, वेंट्रिकुलर रिपोलराइज होना चाहिए। यही एक पूरा साइकिल में होता है, एक पूरा सिरकैडियन जो पूरा एक हमारा जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें ये होता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, देन डिपोलराइजेशन, राइट। सो टी वेव क्या बताता है, टी वेव बताता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मतलब कि वेंट्रिकल्स क्या हो गई है, रिलैक्स हो गई है। सो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इज डोनेटेड बाय टी वेव। आपको ये दिख रहा है, ये हमारा टी वेव है, दिस टी वेव, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, दिस टी वेव इज ये क्या बताता है, दिस डोनेट द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है ना। सो इसका जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 200 मिली सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। एंड इसकी हाइट इंपॉर्टेंट है, हाइट और एम्पलीट्यूड बोलो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हाइपर एक्यूट टी वेव है ना। सो टी वेव हमारा डिप्रेस हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है ना, लाइक हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया में आपको इसी चेंजेस में आपने देखा होगा, ठीक है ना। सो टी वेव की जो हाइट है ना वो लेस देन 5 mm होनी चाहिए इन लिम्ब लीड्स में, एंड चेस्ट लीड में ना उसकी जो हाइट है वो लेस देन 10 mm होनी चाहिए, एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 200 मिली सेकेंड होना चाहिए। एंड टी वेव क्या बताता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। सो ये हो गया। सो हमने पढ़ लिया पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ ड्यूरेशन आते हैं, जैसे कि मैंने पी आर इंटरवल बता दिया आपको, ठीक है ना, पी आर इंटरवल बता दिया। ऐसे ही हमारा क्यू टी इंटरवल है, क्यू टी इंटरवल मतलब कि क्यू वेव से यहाँ से लेके टी वेव तक, इसको बोलेंगे क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल में क्या क्या हो रहा है, एक तो हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रहा है, प्लस वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन हो रहा है। सो क्यूटी इंटरवल इक्वल्स टू वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। कहाँ से होता है, क्यू वेव से टी वेव के एंड तक, दैट इज द क्यूटी इंटरवल। सो क्यूटी इंटरवल में ना क्या है, इसका जो ड्यूरेशन बोले तो 360 मिली सेकेंड टू 440 मिली सेकेंड का होना चाहिए। एंड अगर स्मॉल बॉक्स बोले तो 9 to 11 स्मॉल बॉक्स में इसका फिट हो जाना चाहिए।
चाहिए। ये सारे इंटरवल वगैरह इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डिजीज कंडीशन होती है, जो अरिथमियाज होते हैं, उसमें इन इंटरवल का या तो इंक्रीज हो जाता है या तो शॉर्ट हो जाता है, यही सारी चीजें होती है, वो हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एक हमारा होता है आर इंटरवल। जब हम हार्ट रेट फाइंड करेंगे तो आर इंटरवल होता है। आर इंटरवल का मतलब है कि लेट सपोज दिस, हाँ कहाँ गया, हाँ दिस, लेट सपोज ये हमारा आर इंटरवल है। सो लाइक फ्रॉम वन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से अदर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से, दिस इज द आर इंटरवल, है ना। वेंट्रिकुलर रेट बताता है ये। सो आर इंटरवल टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव आर वेव, दैट इज द आर इंटरवल। एक हमारा एस टी सिगमेंट होता है, क्योंकि एस टी सिगमेंट में आपने सुना होगा एस टी एलिवेशन, एम आई, एस टी डिप्रेशन, है ना। तो एस टी सिगमेंट में क्या होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ एस वेव एंड ऑनसेट ऑफ टी वेव। दिस स्ट्रेट लाइन इज द एस टी सिगमेंट। ये हमारा क्या है, एस टी सिगमेंट है, फ्रॉम एस वेव टू स्टार्ट ऑफ टी वेव। दिस एस टी सिगमेंट, आपने देखा होगा एस टी एलिवेशन हो जाता है, एस टी डिप्रेशन हो जाता है ना। सो एस टी सिगमेंट, ये हमारा एस टी सिगमेंट है। और ये क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन एंड ऑफ एस वेव एंड ऑनसेट ऑफ टी वेव, दैट इज द एस टी सिगमेंट। और एक हमारा यू वेव भी होता होगा, आपने सुना होगा कि प्रोमिनेंट यू वेव, है ना। ऐसा लगता है कि सिर्फ ईसीजी में ना पी क्यू आर एस और टी ही वेव होता है, बट यू वेव भी होता है, जो कि हमें इतना हमें प्रॉपर दिख नहीं पाता है। बट कभी कभी ये यू वेव बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है इन केस ऑफ हाइपोकेलेमिया। आपने पढ़ा होगा हाइपोकेलेमिया में हमें प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलता है। अदरवाइज यू वेव ऑल्सो प्रेजेंट, ऐसा नहीं कि यू वेव होता ही नहीं है, बट इन केस ऑफ हाइपोकेलेमिया जो यू वेव है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, दिखने लग जाती है अच्छे से। सो यू वेव ऑल्सो प्रेजेंट। एंड यू वेव क्या बताता है, डिले रिपोलराइजेशन ऑफ पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी जो हमारा वेंट्रिकल्स में जो पेपिलरी मसल्स होते हैं उसका रिपोलराइजेशन हमारा यू वेव बताता है, ठीक है ना। सो ये हमने नॉर्मल ड्यूरेशन, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट पढ़ लिया, ठीक है। सो इन द नट सेल, अगर मैं बोलूँ नट सेल में, अब अगर आपको बोलूँ कि क्या आपको याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर कि पी वेव शुड बी फिक्स विद इन 3 स्मॉल बॉक्स में, पी आर इंटरवल शुड बी फिक्स विद इन 3 to 5 स्मॉल बॉक्स में, ठीक है। एंड क्यू वेव जो है 1 स्मॉल बॉक्स में फिट हो जाना चाहिए बाई हाइट एंड बाई ड्यूरेशन। एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्स में फिट होना चाहिए। एंड क्यू टी इंटरवल जो है वो 9 to 11 स्मॉल बॉक्स में फिट हो जाना चाहिए। सो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ लिया। एंड देन नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट। हार्ट रेट हमें ईसीजी को देख के हमें हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, हार्ट रेट हमें कैलकुलेट करने के लिए या तो हमारा क्या होगा, जो रिदम है वो रेगुलर होगी। रिदम रेगुलर का मतलब जो आर इंटरवल है ना, दिस आर इंटरवल इज सेम, मतलब कि आर इंटरवल के बीच में जितने बॉक्स आ रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पे कितने बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, मतलब कि जो ये आर इंटरवल है वो क्या है, रेगुलर है, रेगुलर है। सो इफ इन केस ऑफ रेगुलर रिदम, इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिदम, है ना। सो रेगुलर रिदम में अगर हमें हार्ट रेट कैलकुलेट करना हो तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट काउंट द लार्ज स्क्वायर, यू हैव टू काउंट द लार्ज स्क्वायर बिटवीन द आर इंटरवल। सो बिटवीन द आर इंटरवल, लाइक फ्रॉम दिस आर टू दिस आर, हमें लार्ज स्क्वायर काउंट करने हैं, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे ये हमारा एक, ये थोड़ा सा हाफ से कम है ना। सो इसको हम मान लो 1 माना, 2 माना, एंड ये हमारा 3 हो गया। ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा ये, थोड़ा ये, तो मतलब कि अप्रोक्स 3 है ना। तो ये हमें 3 हमारे लार्ज बॉक्स हो गए। सो हमने क्या काउंट कर लिया, आर इंटरवल के बीच में हमने लार्ज स्क्वायर काउंट कर लिया। एंड देन हमें क्या करना है, उसको 300 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है ना। एंड बेसिकली आपको कहाँ पे करना है, लीड 2 में करना। बेसिकली लीड 2 ना रिदम स्ट्रिप होती है, इसलिए हमें लीड 2 में करनी है। सो अगर आपको बोले कि हाउ टू कैलकुलेट द हार्ट रेट इन द रेगुलर रिदम, रेगुलर रिदम में कैसे करना है, सो आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड 300 को किससे डिवाइड करना है, लार्ज बॉक्स। लार्ज बॉक्स मतलब आर इंटरवल के बीच में जो कितने लार्ज बॉक्स है, आर इंटरवल के बीच में कितने लार्ज बॉक्स है उसको डिवाइड कर देना है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 300 अपॉन में कितने लार्ज बॉक्स थे हमारा, ये 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया। ये वाला थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा मिला के पूरा 1 मान लेंगे, ठीक है ना। सो 300/3 तो कितना आ जाएगा, 100 बीट पर मिनट। सो इसका जो हार्ट रेट कितना आया है, 100 आया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप बहुत सारा लाइक और भी आप कहीं पे से एमसीक्यू निकालो और करो। मतलब ईसीजी बेसिकली पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे ना, मतलब अभी आपको समझ में तो सारी चीजें आ जाएगी, बट आप उसको रिवाइज भी करोगे तो समझ में आ जाएगी, बट अब जब एमसीक्यू जब तक नहीं करोगे तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं होगी। तो आई मस्ट से कि प्लीज प्लीज आप
पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यू करो सॉल्व रिलेटेड टू ईसीजी, सो दैट आपका ना ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। सो फॉर रेगुलर हार्ट रेट सिंपल है, 300 को डिवाइड करेंगे अपॉन में आर इंटरवल के बीच में कितने लार्ज बॉक्स है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा हार्ट रेट आ जाएगा। तो ये तो हमारा रेगुलर रिदम का हो गया। बट इन केस कि जो नॉर्मल साइनस रिदम नहीं है, इरेगुलर है, देखो जैसे यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। सो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 था, मतलब कि आर इंटरवल के बीच में, आर इंटरवल के बीच में 3 लार्ज बॉक्स थे, यहाँ पे भी 3 लार्ज बॉक्स थे। यहाँ पे कितने आ गए? 4 आ गए, ठीक है। यहाँ पे अगेन 1 2 3 4, अगेन यहाँ पे 4 आ गए, है ना, यहाँ पे 3.5 आ गए। सो यहाँ पे ये क्या है? ये इरेगुलर रिदम है ना, मतलब कि आर इंटरवल के बीच में स्पेस इक्वल नहीं है, अलग अलग है। कहीं पे 3 लार्जेस्ट बॉक्स है, कहीं पे 3.5 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 2 भी है, देखो यहाँ पे 2 है। सो इन दैट केस आप नॉर्मली लाइक 300 को अगर आपने लार्ज बॉक्स से डिवाइड कर दिया बिटवीन आर इंटरवल तो आपका नॉर्मल नहीं आएगा, क्योंकि कहीं पे तो आर इंटरवल के बीच में स्पेस कम है, कहीं पे ज्यादा है। तो यहाँ पे ये वाला जो मेथड है वो फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग 6 सेकेंड स्ट्रिप्स, 6 सेकेंड स्ट्रिप्स लेते हैं। 6 सेकेंड हम ईसीजी की स्ट्रिप्स लेते हैं, 6 सेकेंड ऑफ ईसीजी का स्ट्रिप्स लेते हैं। उसमें हम QRS कॉम्प्लेक्स काउंट करते हैं। हमने 6 सेकेंड का स्ट्रिप्स लिया, 6 सेकेंड का ईसीजी का हमने स्ट्रिप्स लिया, एंड उसमें हम QRS का जो कॉम्प्लेक्स है वो काउंट करते हैं, एंड उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड वो हमारा हार्ट रेट आता है। आप कह रहे हो क्या बता रही है, कुछ समझ नहीं आया? कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी समझ नहीं आया था। देखो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली 6 सेकंड का स्ट्रिप का हम ईसीजी लेते हैं। 6 सेकंड बोले तो देखो 6 सेकंड स्ट्रिप को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 6 सेकंड का मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको क्लास के फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि एक लार्ज बॉक्स, एक हमारा स्मॉल बॉक्स होता है जो कि 40 मिली सेकेंड का होता है, और उसके अंदर हमारा 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, तो टोटल 200 मिली सेकेंड का होता है, या फिर आप बोल सकते हो 0.2 सेकेंड का होता है ना। सो एक लार्ज बॉक्स, 1 लार्ज बॉक्स कितने सेकंड का होता है? 0.2 सेकंड का होता है, ठीक है। एक लार्ज बॉक्स कितने देर का होता है? 0.2 सेकंड का होता है। तो अगर आपने ऐसे ही अगर आपने 1 लार्ज बॉक्स 0.2 सेकंड का होता है, ठीक है, तो अगर आपने 30 लार्ज बॉक्स ले लिया, 30 लार्ज बॉक्स लिया, तो 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 6 सेकंड आ गया। एक लार्ज बॉक्स हमारा 0.2 सेकंड का है, तो ऐसे ही आपने 30 लार्ज बॉक्स लिए तो 0.2 इंटू 30 कितने आते हैं? 6 आते हैं ना, 6 सेकंड। तो मतलब कि अगर आपने 30 सेकंड का एक 30 लार्ज बॉक्स अगर लिया है, ठीक है, 30 लार्ज बॉक्स लिया, तो आपको वो 6 सेकंड का ईसीजी स्ट्रिप्स बताएगा, ठीक है ना। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, what we are going to do, हम क्या करते हैं, हम 6 सेकंड का स्ट्रिप लेते हैं। 6 सेकंड बोले तो 30 लार्ज बॉक्स, 30 लार्ज बॉक्स काउंट करते हैं। 30 लार्ज बॉक्स मतलब कि 6 सेकंड का वो स्ट्रिप आ गया। अब वो 30 लार्ज बॉक्स में हम क्या काउंट करेंगे? QRS कॉम्प्लेक्स काउंट करेंगे, एंड QRS जितने भी QRS कॉम्प्लेक्स होंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा हार्ट रेट आ जाएगा। जैसे कि सी हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7, है ना, ये लार्ज बॉक्स है नहीं सारे, 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं आपको काउंटिंग नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट काउंटिंग। आप ऐसे मत सोचो मैं आपको काउंटिंग सिखा रही हूँ। 15 हो गया हमारा, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। लकली ये 30 सेकंड 30 लार्ज बॉक्स है इसमें। सो ये हमारा 30 लार्ज बॉक्स है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्यों हमें 30 लार्ज बॉक्स ले लिया, मतलब कि हमने 6 सेकंड के स्ट्रिप्स ले लिया। अब इस 30 लार्ज बॉक्स में हमें क्या करना है, हमें QRS कॉम्प्लेक्स काउंट करना है। तो कितने QRS कॉम्प्लेक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितने? 9 QRS कॉम्प्लेक्स है, उसको हमें क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा? 90 बीट पर मिनट हमारा हार्ट रेट हो गया। तो कितना सिंपल है ना, मतलब ऐसा लग रहा होगा 6 सेकंड पता नहीं भैया क्या करने हैं, तो सिंपल है। 6 सेकंड बोले तो 30 लार्ज बॉक्स, उसको उसमें हमें QRS कॉम्प्लेक्स काउंट करना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, वेरी सिंपल। सो ये हमारा इरेगुलर रिदम के लिए है। एंड वो जो हमने किया 300 को डिवाइड किया अपॉन में आर इंटरवल के बीच में कितने लार्ज बॉक्सेस हो रहे हैं, दैट इज फॉर रेगुलर रिदम के लिए। तो इस तरीके से हम हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। सो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ लेंगे तो हमारा लाइक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा नॉलेज का, तो कम कम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज ईसीजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो चीजें नहीं आएगा फिर से वो वीडियो देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, एंड आई मस्ट से कि प्लीज प्लीज इससे रिलेटेड आप MCQ सॉल्व करो।
लाइक हाउ टू कैलकुलेट ईसीजी ऑफ रेगुलर इरेगुलर रिदम, उससे एटलीस्ट 10 एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है ना। सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको वो लीड्स के बारे में अच्छे से याद करना है कि कौन सा लीड कौन से सरफेस ऑफ हार्ट को डोनेट करता है, कितना नॉर्मल ड्यूरेशन है, प्लीज ये याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे ना एबनॉर्मल रिदम, तो उसमें अगर आप ये वाला क्लास अच्छे से याद नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो ये वाली क्लास अच्छे से याद कर लो, अच्छे से पढ़ लो, इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर लो एंड